हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल एफडी फार्मेसी में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि हमारे बी फॉर सेकंड सेमेस्टर की है, सेक्शन ए की। आज उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर इसका पूरा आंसर सॉल्व कर हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे, पूरा लिख के दिखाएंगे। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप इजीली आप वहां पर जाकर आप टेलीग्राम के लिंक में, टेलीग्राम से वहां से आपको पीडीएफ आपको लिंक आपको मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं। नोट्स बनाने का समय अब नहीं है, तो इसलिए दोस्तों हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सक्सिनिक एंड ऑक्जेलिक एसिड। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है एंड यूजेस लिखना है ऑफ सक्सिनिक का स्ट्रक्चर एंड यूजेस लिखना है, और साथ साथ ऑक्जेलिक एसिड का भी लिखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनिक का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? सक्सिनिक का स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंपली CH2 मेथिल ग्रुप से आप जोड़ दीजिए, ये हमारा सक्सिनिक का स्ट्रक्चर हो गया। एकदम आसान है, आप इसको पढ़े दो बार 2-3 फिर आप क्या कहते हैं देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, क्या है सक्सिनेट का स्ट्रक्चर? क्या है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड से मेथिल ग्रुप दोनों को अटैच कर दीजिए आपस में, ये हमारा सक्सिनेट का स्ट्रक्चर हो गया। अब सक्सिनेट का यूजेस क्या होता है दोस्तों? अगर हम यूजेस की बात करें तो इट इज़ द यूज इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हैज ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। या जो होता है स्टैंडर्ड सब्सटेंस के रूप में हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के में यूज होता है कि टाइट्रेशन में एसिड बेस के, ठीक दोस्तों, उसको एसिड बेस को बैलेंस करता है उनके पीएच को, ठीक है। दूसरा हमारा यूजेस है, इट इज़ ए यूज इन मैन्युफैक्चरिंग डाई। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर या डाई के रूप में, रंग के रूप में यूज होता है। क्या यूज होता है? हमारा सक्सिनिक एसिड, ठीक दोस्तों। और हमारा तीसरा इसका यूज़ क्या है? इट इज़ द यूज ए प्राइमरी एसिड रेगुलेटर। मतलब हमने आपको बताया या क्या होता है, एक हिसाब से क्या कहते हैं बफर ग्रुप में कार्य करता है, वह एसिड बेस चेंज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। 3 इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका यूजेस हो गया। अब हमारा दूसरा इसमें था तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का था और उसका यूजेस था। तो हम देख लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है। तो दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड का जैसा आपको पता है, डबल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। डबल कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा है उसी को ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 फेर लिख दीजिए, आपस में 2 कार्बन को अटैच कर दीजिए, या ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है। तो अगर हम बात करें इसका फार्मूला हो गया। अब इसका यूजेस की बात करें, इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग अथवा ब्लीचिंग। ब्लीचिंग माने होता है दोस्तों किसी कपड़ों में से या कहीं और किसी सब्सटेंस से उसमें से क्या कहते हैं, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालना इजीली, उसे ब्लीचिंग कहलाता है। मतलब क्लीनिंग को ही ब्लीचिंग कहा जाता है इंडस्ट्री के, अगर हम टर्म में कहें तो, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग अथवा ब्लीचिंग। इट इज़ ए यूज हैज़ ए मॉडर्न इन डाई। दूसरा यूज है, इट इज़ यूज हैज़ ए मॉडर्न डाई इन डाइंग एंड कैलिको प्रिंटिंग। इसको कैलिको प्रिंटिंग रूम में जो मॉडर्न प्रिंटिंग हो रही है अथवा डाइंग हो रही है, इसका यूज ऑक्जेलिक एसिड का ही यूज किया जाता है। और इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंक्स एंड मेटल पॉलिश। जो हमारे मेटल्स पॉलिश होते हैं, आप किसी पॉलिश, जैसे आप अगर जिंक के अगर आप बर्तन लोगे, साथ साथ आयरन के लोहे के लोगे, और आप स्टील के लोगे, जो उसमें पॉलिश होती है, वह पॉलिश जो होती है इन्हीं क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का ही पॉलिश होता है। और इंक हमारी जो होती हैं, इंक जैसे कि कोई भी इंक हो, अगर इंक आप मान लीजिए लिखने वाला जो हमारा क्या कहते हैं मार्कर होता है, उसमें जो इंक डाली जाती है, इंक अगर आप लिखेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, जब वो थोड़ा सूख जाता है, उसमें मॉइस्चर निकल जाता है, तो आप वहाँ देखेंगे तो आपको, अगर आप उसको कभी टेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर क्या होता है, एसिड की तरह उसका क्या कहते हैं आप टेस्ट आएगा, ठीक है, साल्टी तरह लगता है, क्योंकि हमारा ऑक्जेलिक एसिड को उसमें क्या होता है, उससे उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ होता है। तो इसका यूजेस हो गया दोस्तों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डिफाइन दी बेंजोइन एंड कंडेंसर रिएक्शन। कह रहा है डिफाइन बेंजोइन कंडेंसर रिएक्शन को डिफाइन करिए। हम देख लेते हैं दोस्तों बेंजोइन कंडेंसर रिएक्शन क्या होता है।
तो हमारा जो हमारा दोस्तों बेंजोइन कंडेंसर रिएक्शन है उसको हम देख लेते हैं क्या होता है बेंजोइन कंडेंसर रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसर रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, सिंपली आपको समझा दें। जब हम एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल्स के साथ प्रेजेंट ऑफ पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में, जब हम बेंजोएल्डिहाइड या बेंजोएल्डिहाइड के रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जो होता है प्राप्त होता है अल्फ़ा कीटोन्स प्राप्त होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन्स प्राप्त होते हैं। यही रिएक्शन सिंपली क्या कहलाता है, बेंजोइन कंडेंसर रिएक्शन कहलाता है। या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, देखिए अल्फ़ा पर हाइड्रोक्सी कीटोन्स प्राप्त हो रहे हैं, आपस में दोनों मिल रहे हैं और OH का फॉर्मेशन हो रहा है और क्या कहते हैं जो डबल बॉन्ड था वो क्या कर रहा है, एलिमिनेट हो उसका वो हट जा रहा है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन होकर ये आपस में सिंपली क्या कहते हैं मिल जा रहे हैं। कंडेंसर मतलब उसमें मिलना, ठीक है। तो इसका हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। व्हेन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड मतलब ट्रीटेड विद एक्वस एल्कोहलिक, एक्वस मतलब एल्कोहल जो होता है एक्वस फॉर्म है विद प्रेजेंट मतलब पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड के प्रेजेंट में, देन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज फॉर्म, तब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होता है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसर। इसी रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसर रिएक्शन कहा जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके आया हुआ था, ठीक दोस्तों। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तीसरा हमारा है क्वेश्चन दोस्तों, गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड एल्कोहल। कह रहा है दीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की, ऐसा टेस्ट दीजिए जिससे आप पहचान जाएं कि यह जो केमिकल्स है एल्डिहाइड है तो कीटोन है। मतलब ऐसा कोई रिएक्शन बताइए जो ओनली हमारा एल्डिहाइड करता हो, या तो हमारा कीटोन्स एल्डिहाइड करते हो, या तो हमारे एल्कोहल्स करते हो और दूसरा कोई ना करता हो, जिससे हम पहचान पाएँ कि दिस केमिकल्स इज ये एल्डिहाइड अथवा एल्कोहल। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम आइडेंटिफिकेशन, पहले हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड होगा तो वह 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन टेस्ट कहा जाता है। इसमें यदि हम सिंपली अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन जो होता है नाइट्रोएमिन के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में यदि हम करा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन जो प्राप्त होता है, जो कि ऑरेंज अथवा येलो सॉलिड फॉर्म होता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन सॉलिड फॉर्मेशन होता है जो कि येलो रंग का होता है, और ऑरेंज होता है। तो दिस रिएक्शन ओनली क्या करता है, हमारा एल्डिहाइड करता है। तो इसलिए जो हमारा अगर हम एल्डिहाइड के अगर हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए अगर हम कोई अगर रिएक्शन करना चाहते हैं तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन टेस्ट कर सकते हैं, जो कि सिलेबस में दिया गया है। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन टेस्ट जो होता है हमारा ओनली एल्डिहाइड देता है। आपको ये क्वेश्चन भी इस तरह आ सकता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन टेस्ट कौन करता है, तो आपको इसमें सिंपल लिखना हमारा एल्डिहाइड करता है। दूसरा टेस्ट अगर हम बात करें टॉलेंट टेस्ट, तो टॉलेंट टेस्ट भी हमारा एल्डिहाइड देता है। जैसे अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन सिल्वर एमीन्स के साथ करा देते हैं, एमीन के प्रेजेंट में डाईमीन के साथ है, तो हमारा एल्कोहल प्रेजेंट में तो हमारा क्या होता है, हमारा इम्यूनो ऑक्साइड एंड प्लस Ag बाहर आता है, प्लस अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं एलिमिनेट होते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टॉलेंट टेस्ट। यह भी हमारा क्या करता है, एल्डिहाइड के प्रेजेंट में ही होता है और अदर के प्रेजेंट में रिएक्शन नहीं होता। तो अगर आपसे सिंपली कोई पूछेगा कि अगर हम 2 रिएक्शन बताइए, जो 2 टेस्ट बताइए जो कि एल्डिहाइड के लिए किया जा सकता है, तो आप बताइए 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, दूसरा टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा है कि हम अब कैसे क्या कहते हैं उसका टेस्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कोहल में रिएक्शन विथ मेटल के साथ अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन अगर मेटल के साथ करा देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, तो एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम ETC हिल्ड करेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज ए बबल्स। ये मतलब कहने का मतलब ये अगर हम यह रिएक्शन जो होता है हमारा अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ करा देते हैं दोस्तों, तो हमें क्या होता है, एल्कोहल की रिएक्शन अगर मेटल के साथ करा देते हैं या एल्कोहल अगर इसका रिएक्शन मान लीजिए सोडियम के साथ करा देते हैं तो हमको
जो हमारा सोडियोक्सी जो होता है, मतलब या हमारा एल्कोक्सी आता है, वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है और प्लस हाइड्रोजन जो होते हैं बबल्स के रूप में बाहर निकलता है। तो यह जो होता है हमारा ये टेस्ट जो होता है ओनली हमारा एल्कोहल देता है। यदि हम सोडियम अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर एल्कोहल के साथ करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा एल्कोऑक्साइड। तो उसी तरह अगर इसके साथ कराए हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो होता है एलिमिनेट होता है, ठीक है, बाहर निकलता है। दूसरा रिएक्शन अगर हम एल्कोहल करा दें, रिएक्शन विद अगर एल्कोहल रिएक्शन पी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा देते हैं, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द मिक्सचर बिकम वार्म विथ इवोल्यूशन ऑफ HCl गैस। मतलब जब हम एल्कोहल रिएक्शन पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है और क्या कहते हैं फास्फोरस ऑक्साइड ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है, प्लस HCl जो होता है एलिमिनेट होता है। यह रिएक्शन भी एल्कोहल देता है, कोई नहीं देता, कीटोन ना देता ना एल्डिहाइड देते हैं। तो अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ करा देते हैं, हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, एंड अगर क्या कहते हैं हाइड्रोजन की अगर एल्कोहल की या पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं HCl एलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है। या दो टेस्ट जो होता है काफ़ी होता है आइडेंटिफिकेशन खातिर ऑफ एल्कोहल्स एंड उसके लिए क्या होता है एल्डिहाइड के लिए। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफ्रेंशिएट बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन। E1 E2 रिएक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है। तो हम देख लेते हैं अंतर क्या होता है दोनों में। तो दूसरे E1 एंड E2 रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक अगर हम मैकेनिज्म की दोनों की बात करें तो E1 रिएक्शन जो होता है मैकेनिज्म, अगर दोनों की मैकेनिज्म की बात करें, अगर इससे कंपेयर करके बात करें तो दी रिएक्शन ऑकर इन 2 स्टेप। यह रिएक्शन ऑकर होता है 2 स्टेप में E1 रिएक्शन, ठीक है, 2 स्टेप विथ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हैज़ ए इंटरमीडिएट रूम में कार्बोकेटायन बनता है किसमें, E1 रिएक्शन में। बट E2 रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कंसंट्रेटेड एंड ऑकर इन 1 स्टेप विथ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। E2 रिएक्शन जो होता है वह 1 स्टेप में होता है एंड E2 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, ठीक है। E2 रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस रिएक्शन ऑकर इन 2 स्टेप विथ फार्मेशन, पहले फार्मेशन होगा कार्बोकेटायन का, फिर इंटरमीडिएट फार्मेशन होगा। बट इसमें जो होता है रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड जो इसमें फर्स्ट स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद फर्स्ट स्टेट इसमें होता है, इसमें 2 स्टेप नहीं होता। दूसरा रहता है हम रेट ऑफ इक्वेशन की बात करें, द रेट ऑफ इक्वेशन डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड, द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर रेट। या इसका जो होता है रेट ऑफ E1 रिएक्शन का ऑर्डर, रेट ऑफ ऑर्डर की बात करें फर्स्ट ऑर्डर होता है। इसमें जो होता है खाली रीजेंट पर डिपेंड करता है, किसी रिएक्शन जो होता है ओनली रीजेंट पर डिपेंड करता है। बट हमारा जो होता है E2 रिएक्शन जो होता है दिस द रेट ऑफ इक्वेशन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हाइड्राइड एंड बेस, एल्किल हाइड्राइड्स एंड बेस जिसके मीडियम में जिसके प्रेजेंट में या हो रहा है E2 रिएक्शन उस पर भी डिपेंड करता है। इसके आधार पर अगर हम बात करें तो इसके रेट ऑफ अगर रिएक्शन रेट इज टू ऑर्डर, इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर काइनेटिक जो हमारा काइनेटिक्स होता है, काइनेटिक आपने काइनेटिक पढ़े होंगे काइनेटिक केमिस्ट्री, उसके आधार पर अगर बात करें रिएक्शन का रेट जो होता है सेकेंड ऑर्डर का होता है, और E1 रिएक्शन का रेट ऑफ ऑर्डर जो होता है 1 ऑर्डर का होता है, ठीक है। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें पोलर अथवा प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड होता है, या पोलर अथवा प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, या जो होते हैं इट इज़ वाइड रेंज सॉल्वेंट कैन बी यूज। इसका रेंज जो होता है अगर सॉल्वेंट की बात करें तो वाइड होता है जैसे वाटर की तरह, ठीक है। तो रिएक्शन होने के लिए तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं अगर इतना यहाँ पर तो क्योंकि यह 2 नंबर के क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर इतना इनफ है। अगर आगे हम जब सेकंड सेक्शन भी हल करेंगे 10 नंबर वाले, अगर 7 नंबर वाले तो उधर भी है क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर पूरा डिटेल हम सॉल्व कर देंगे, ठीक दोस्तों, पूरा एकदम क्लियर। आप इसका एक बार देख लीजिए, नहीं तो आपको इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, राइट द 2 एग्जाम्पल एंड यूज ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। कह रहा है राइट 2 एग्जाम्पल दीजिए, कि क्या दीजिए 2 एग्जाम्पल्स एंड यूजेस ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स के 2 एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है।
तो और यूजेस बताइए, तो हम देख लेते हैं एलिफेटिक के 2 एग्जाम्पल एंड क्या कहते हैं उसके यूजेस। ठीक है, तो हमारा क्या है दोस्तों, टू एग्जाम्पल्स यूजेस ऑफ एलिफेटिक एमीन। पहला एलिफेटिक मानो दोस्तों तो जो क्या कहते हैं रेखी होता, मतलब एरोमेटिक नहीं, रिंग में ना हो, रिंग स्ट्रक्चर ना हो एमीन्स का। तो रिंग स्ट्रक्चर होगा तो उसे एरोमेटिक कहते हैं। जो लीनियर होता है, खाली इस तरह होता है, जो रिंग का फॉर्मेशन है तो उसे एलिफेटिक एमीन्स कहते हैं। तो इट इज़ अ यूज फॉर क्या कहते हैं, डाईमेथिल एमीन की बात करें, इट इज़ फॉर डिहेयरिंग ऑफ हाइड and it is also used in the manufacturing of synthetic fiber solvent it's at rocket foods। मतलब कह रहा है डीहेयरिंग ऑफ हाइड्स, मतलब इसके यूज किया जाता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में किसी चीज़ को हाइड करने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को हाइड करने के लिए डीहेयरिंग अथवा हाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी सब्सटेंस को हाइड करना है तो उसका यूज जो होता है इसकी वहाँ पर डाईमेथिल एमीन का यूज किया जाता है। एंड सिंथेटिक फाइबर, किसी भी फाइबर्स में कुछ चीज़ कोई किसी केमिकल कंपोजिशन की मात्रा ज़्यादा है, अगर उसके प्रेजेंट में हमारा जो प्रोडक्ट है सही रूप से अगर नहीं बन पा रहा, अगर बन रहा है उसका क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो वहाँ पर हम डाईमेथिल एमीन का यूज करके उसे हम हाइड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उससे हाइड कर सकते हैं। तो डाईमेथिल के स्ट्रक्चर अगर बात करें तो डाईमेथिल जैसे एग्जांपल है, 2 मेथिल हैं और क्या कहते हैं एमीन है, तो डाईमेथिल एमीन। ठीक है, डाईमेथिल एमीन ये इसका एग्जांपल हो गया। तो दोस्तों डाईमेथिल एमीन का एक एग्जांपल हो गया। अब हम देख लेते हैं ट्राईमेथिल एमीन का क्या होता है। ट्राईमेथिल एमीन, ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन दिस सिंथेसिस ऑफ कोलाइन विच इज यूज हैज ए मेक ऑफ एसिटल कोलाइन। इसका यूज या ट्राईमेथिल एमीन का यूज किया जाता है सिंथेसिस ऑफ कोलाइन का, कोलाइन का यूज किया जाता है एसिटिल कोलाइन को बनाने में। एसिटिल कोलाइन जो कि हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर। इट इज़ आल्सो यूज टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड क्या कहते हैं हार्बिसाइड्स। इसका यूज होता है क्या कहते हैं प्लांट ग्रोथ में एंड प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने में, एंड हार्बिसाइड को, एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक आयंस जो होता है या एक्सचेंज रेजिन्स। ठीक है, या क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में, आयंस के रूप में जो कि एक्सचेंज करता है रेजिन्स में, उसके रूप में भी वर्क करता है, जिसका सिंपली यूज ये प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है एंड एसिटिल कोलाइन के फॉर्मेशन में यूज होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर F है दोस्तों, गिव द IUPAC नेम। तो IUPAC नेम देखना है तो हमारा दोस्तों सिंपली जो हमारा दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है COOH होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो CO+OH ले सकते हैं, तो वही ये लिखा गया है। यहाँ पर C है, OH यहाँ, OH है, O यहाँ, OH। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगर यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6, तो हमारे 6 कार्बन हैं। तो इसका अगर IUPAC नाम सिंपली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 3 पर हाइड्रोक्सी है। अगर यहाँ 1 2 3 हाइड्रोक्सी, 4 मेथिल के कितने कार्बन, 6 होते हैं हेक्सा। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें OH जुड़ा जाता है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्सानोइक एसिड, या सिंपली इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक दोस्तों, तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, डिस्कस यूजेस ऑफ वैनिलिन्स एंड सिनामन एल्डिहाइड। ठीक है, सिनामन एल्डिहाइड के बारे में हमको बात करना है, तो देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है। तो पहला यूज ऑफ वैनिलिन्स एंड क्या कहते हैं इसका उच्चारण पता नहीं कैसे है, सिनेम एल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसे, सिनेम एल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक दोस्तों, सिनेम एल्डिहाइड। तो यूज ऑफ वैनिलिन्स क्या कहता है, इट इज़ यूज इन दी फार्मास्यूटिकल्स। जो यूज ऑफ वैनिलिन्स की बात करते हैं, इसका यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट टू मास्क अनप्लीजेंट फ्लेवर्स। मतलब अनप्लीजेंट जो फ्लेवर आते हैं कोई केमिकल कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस के जो पसंद नहीं आते हैं, ऐसे
सुगंध आते हैं, फ्लेवर आते हैं, तो उन फ्लेवर को जो मास्क करता है उसका यूज़ सिंपली किया जाता है वैनिलिन के द्वारा। ठीक दोस्तों। और उसके बाद दूसरा यूज, इट इज़ यूज इन द फूड में इसका यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री फॉर फ्लेवर ऑफ चॉकलेट। जो हमारे चॉकलेट का फ्लेवर होता है, आपको बता दें, जो चॉकलेट का फ्लेवर होता है वो फ्लेवर जो होता है वो वैनिलिन का होता है। ठीक है, आप कहीं भी कहें वैनिलिन फ्लेवर हमको चाहिए, है ना, तो वैनिलिन का क्या काम होता है, वैनिलिन का अनप्लेजेंट फ्लेवर को मास्क करता है, दूसरा चॉकलेट फ्लेवर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और अगर और हम इसके बात करें इसके क्या कहते हैं यूजेस की, तो एंड आइसक्रीम में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन दी परफ्यूम्स एंड पैराग्रेंस इन बोथ क्लीनिंग एंड कैंडल्स। जो हमारे कैंडल्स जो होते हैं, मोमबत्ती होती हैं, तो वो भी सुगंधित आने लगी, उसमें जो होता है फ्लेवर का यूज़ किया जाता है, वह फ्लेवर जो होता है हमारा वैनिलिन से, अगर चॉकलेट फ्लेवर आता है तो। ठीक है, अब दूसरा हमारा है सीनेम एल्डिहाइड। सीनेम एल्डिहाइड का यूज क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ यूज हैज ए फ्लेवरिंग एजेंट। इसका भी यूज फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में ही किया जाता है इन च्यूविंग गम, जिसे हम चिंगम कहा जाता है। चिंगम का स्पेलिंग देख लीजिए, चिंगम, जिसे हम च्यूइंगम कहते हैं। तो च्यूइंगम में जो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है उसे हम सीनेम एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सीनेम एल्डिहाइड। जो चिंगम खाते इसमें जो हमें फ्लेवर आता है, जो हमें अच्छी महक आती है, उसकी वह क्या है, वो सीनेम एल्डिहाइड की महक होती है। एंड आइसक्रीम में जो महक आती है वह भी सीनेम एल्डिहाइड को होती है। एंड कैंडल्स एंड बेवरेजेस। ठीक है, उसके बाद और इसका यूज देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन परफ्यूम्स फॉर नेचुरल एंड स्वीट एंड फ्रूटी सेंट। जो हमारे फ्रूटी होती हैं एंड अदर्स जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, उसमें जो नेचुरल की तरह जो नेचुरल फ्लेवर होते हैं उसका भी यूज हमारे सीनेम एल्डिहाइड का यूज उसमें किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है अब यच। गिव फ्री रेडिकल्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। फ्री रेडिकल्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स के बारे में हमको पढ़ना है, तो देख लेते हैं। फ्री रेडिकल्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन, तो दीज आर, आपको पता है, तो दीज आर टू रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स विच प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म के थ्रू जो होता है, जो हमारे एल्कीन्स होते हैं, टू रिएक्शन देते हैं। पहला है एडिशन ऑफ एसबीआर टू एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अथवा परऑक्साइड की उपस्थिति को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी से कहा जाता है। परऑक्साइड यहाँ पर कहीं पर उपस्थित हो तो वहाँ जान जाइए कि उसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपली एल्कीन्स की बात करें, एल्कीन के रिएक्शन है एचबीआर से करा देते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमारा जो हाइड्रोजन होता है वह वहाँ जाकर अटैच होगा जहाँ पर क्या कहते हैं हाइड्रोजन कम होगा। NBr वहाँ अटैच होगा जाकर जहाँ हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगी। यही हमारे एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है। एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल यह है कि जो हमारे आयंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, वह वहाँ जाकर अटैच होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या कहते हैं कम होती, वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगी, जहाँ हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगी वहाँ Br जुड़ेगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन करता है, फर्स्ट यह फॉर्मेशन कर सकता है इस प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड के। दूसरा एल्कीन रिएक्शन देता है, शॉर्टकट में बता 2 नंबर में आपको ये लिखना है, उसके बाद पूरा रिएक्शन हम जब सेक्शन B हल करेंगे उसमें बताएंगे। एलेलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है हमारा, क्या कहते हैं फ्री रेडिकल्स होता है, एलेलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कैसे देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक किसी को हटाकर किसी दूसरे को ऐड करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। तो एल्कीन्स अथवा ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन अथवा ब्रोमीन, अगर एल्कीन्स के रिएक्शन क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ करा देते हैं हाई टेम्परेचर पर, फ्रॉम एलेलिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमें फॉर्म होता है एलेलिक प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन प्रोपीन्स में, जैसे प्रोपीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा देते हैं हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा ब्रोमीन जो होता है सिंपली के H को यहाँ से एलिमिनेट कर और यहाँ पर अटैच हो जाता है 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन हमें फॉर्म होता है। यही और ये हमारा क्या होता है
एलिब्रोमाइड, इसे हम इसका अगर हम बात करें 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन होता है। अगर नॉर्मल इसका नाम इसका नाम बताएं तो अगर मतलब आईपीएसी नाम ना लें, इसका नॉर्मल नाम लें तो इसे एलिब्रोमाइड भी कहा जाता है। तो 2 रिएक्शन के द्वारा हम फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्लस फर्स्ट है एडिशन ऑफ SBr, जिसे एंटी मार्कोनिव के रूल के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा एलेलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम भी कर सकते हैं। और दूसरा हमारा रूल है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा गिव द आईपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड CH3 CH2 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 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका हमें क्या देना है, आईपीएसी नेम देना है कि इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। सिंपली इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको जैसा पता है कि 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पर, और 5 कार्बन है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि उसका अगर उसमें OH जुड़ा जाता है तो सिंपली अगर इसकी हम बात करें तो 1 2 3 4 5 पेंटानोइक एसिड इसका आईपीएसी नेम होगा, क्योंकि 5 कार्बन है, पेंट होगा, और जहाँ पर COOH ग्रुप होता है वहाँ पर OH जुड़ा जाता है, OIC OIC। ठीक है, तो इसका सिंपली नाम होगा दोस्तों, इसका सिंपली अगर नाम बताएं तो पेंटानोइक एसिड इसका नाम हो इस रिएक्शन का, इस आईपीएसी नेम का सिंपल। अगर आपको आईपीएसी नाम अगर नहीं जानना चाहते तो हमारे ऑलरेडी हम वीडियो उस पर बना दिए। हमारे चैनल FD फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी है सेक्शन ए का, क्या कहते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है हमें। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, अगर इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बताएं तो ए रीजेंट अथवा मॉलिक्यूल, या एक रीजेंट होते हैं अथवा मॉलिक्यूल्स होते हैं, अथवा आइटम्स होते हैं, या तो रीजेंट होते हैं, जो आप समझिए रीजेंट समझिए, मॉलिक्यूल समझिए, अथवा आइटम होते हैं दैट टेक अवे द एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, टेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन को टेक अवे, इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाते हैं, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना निकाल ले जाते हैं। ठीक है, एंड पेयर फॉर्म करते हैं केटायन को, जिस कार्बन होते हैं आयन को, पॉजिटिव आयन वो अपने आप में फॉर्म करते हैं। मतलब अगर हम न्यूक्लियोफाइल, इसका एग्जांपल VF3 RS+ NO2+ ETC। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, रीजेंट अथवा मॉलिक्यूल्स अथवा आटम दैट ब्रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड। इसमें जो होता है न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर आप सिंपली समझें, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है, जो हमारे रीजेंट होते हैं, आप देखिए ब्रिंग में लाना, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर जाता है, लेकर आता है, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को बाहर लेकर जाता है, छोड़कर बाहर चला जाता है, अवे हो जाता है। दैट आइटम टेक्स अवे ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम रिएक्टिव साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर चला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है छोड़कर, और लेकर आता है नेगेटिव चार्ज होता है, वो छोड़ के चला जाता है, लेकर आता है। ठीक है, सिंपली ये हो गया। अब हमारा सेक्शन ए दोस्तों जो होता है ख़त्म हो गया है। अब हम सेक्शन बी जो होता है बात करेंगे। उससे पहले हमने सोचा है कि हम सबसे पहले जो सेक्शन ए है सभी 3 साल के जो जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उनका हल करके आपको पहले दे दो, उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप कमेंट करिए इसके बाद किस सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।